Hello and welcome to Econ Wiz. I'm Ishani, and in today's video we will be discussing a very important topic from Introductory Macroeconomics class 12th. The topic is called Measures to Correct Excess Demand and Deficient Demand, and this particular topic is there in class 12th in three different units. It's repeated एकदम सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रखा है तीनों यूनिट्स में. सो दिस clearly implies that it is definitely an important topic and can be asked. The probability of it being asked in the examinations is also pretty high. So let's get started with the topic. First of all, let's talk about the measures to correct excess demand to control excess demand. उससे पहले excess demand होता क्या है? Let's talk about that. Excess demand इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड तब बोली जाती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर दैन एग्रीगेट सप्लाई. इसका मतलब ये कि पूरी इकोनॉमी में जो लोग हैं, जो भी यू कैन से गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक है या फिर फर्म्स हैं, वो डिमांड ज़्यादा कर रही है बट उतनी सप्लाई नहीं है. द एग्रीगेट डिमांड AD इज़ ग्रेटर दैन AS एट द एग्जिस्टिंग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो ज़्यादा होता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से. ओके, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं. द प्राइजेस दे स्टार्ट राइजिंग. ओके, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा है बिकॉज ऑफ विच द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज स्टार्ट्स राइजिंग. दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड. नाउ व्हेन दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, गवर्नमेंट अलर्ट हो जाती है, सेंट्रल बैंक अलर्ट हो जाता है बिकॉज दे हैव टू कंट्रोल दिस सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सेस डिमांड. तो कैसे कंट्रोल करेंगे सिचुएशन? गवर्नमेंट और RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो कैसे कंट्रोल करी जाएगी ये सिचुएशन? एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज़्यादा है, तो क्या हुआ? कम कर लो. लेकिन अब कैसे कम करेंगे, यही हम पढ़ने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड. तो हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं एक्सेस डिमांड? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सबसे पहले मेजर्स किस तरीके के लिए जाएंगे? इस तरीके के लिए जाएंगे कि आपकी जो डिमांड है, जो ज़्यादा हो रखी है, वो कम हो जाए. आपका जो मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज़्यादा हो रखा है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वो कम कर दो. लोगों के पास जितनी डिस्पोजेबल इनकम है, हाथ में जितनी इनकम है आफ्टर टैक्सेस, अगर वही कम कर दी जाएंगी तो डेफिनेटली लोग डिमांड भी कम करेंगे. कम डिमांड करेंगे तो जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी और जो चीज़ों के दाम बढ़े हुए हैं वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे. सो दो तरीके की पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसीज़ उन पॉलिसीज़ को बोलते हैं जो कि सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करती है, इम्प्लीमेंट करती है, फिस्कल पॉलिसीज़. एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि सेंट्रल बैंक, विच इन केस ऑफ इंडिया इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इम्प्लीमेंट करता है, इंट्रोड्यूस करता है. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी होती है, MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि ये मॉनेटरी पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट की होती है. ये मेजरली दो चीज़ें हैं, एक तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है और दूसरा टैक्सेस से रिलेटेड है. तो जब एक्सेस डिमांड है, जब इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है अपनी, जिसका एक्सपेंडिचर है, वो कम कर देता है. कम क्यों करता है? तो मान लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, अपनी स्पेंडिंग कम कर देता है. जो स्पेंडिंग कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, चीज़ें बनाने में, बिल्डिंग्स, फ्लाईओवर्स, व्हाटएवर, इंफ्रास्ट्रक्चर में कम कर देता है, कंस्ट्रक्शन में कम कर देता है. एंड ज़्यादातर ये माना जाता है कि उन पर्टिकुलर सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस हो गया या फिर अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स, जहाँ पे जो इतने ज़्यादा क्रूशल नहीं है, डायरेक्टली क्रूशल नहीं है फॉर द कंट्रीज ग्रोथ, उधर पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बहुत हद तक कम कर सकती है. तो बेसिकली ये बोला जाता है कि आप जितना कम कर सकते हो अपना एक्सपेंडिचर, उतना कम कर दो अपने एक्सपेंडिचर को. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट कम खर्चा कर रही है, मतलब वो कम इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स अभी अपने अंडर में ले रही है, तो डेफिनेटली कम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी, लोगों को कम एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या फिर लोगों की जो इनकम है वो कम हो जाएगी. राइट, इनकम कम हो जाएगी बिकॉज ज़्यादा प्रोजेक्ट्स अंडरटेक हो ही नहीं रहे, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर रखी है. तो अब लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि वो डिमांड भी अब कम करने लगेंगे. तो दिस वे द सिचुएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड विल बी सॉल्व्ड.
और दूसरी चीज़ जो गवर्नमेंट कर सकती है वो है टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देना. अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट्स इंक्रीज़ कर देंगी तो जो लोगों के हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम बच रही है वो कम हो जाएगी. इफ़ आई एम अर्निंग 1000 एंड मैं 10 रुपये टैक्सेस दे रही हूँ और वही गवर्नमेंट बढ़ा, और तो मेरे पास अगर इफ़ आई एम अर्निंग 1000 एंड मैं 100 रुपये टैक्सेस दे रही हूँ तो मेरे पास 900 रुपये बच रहे हैं. अब अगर टैक्सेस बढ़ जाएंगे एंड मैं 100 की जगह 200 रुपये टैक्सेस देने लग रही हूँ तो मेरे पास 800 रुपये बच रहे हैं. तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई. अब डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, कम खर्चा करूँगी उसके अकॉर्डिंग. तो अगेन एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो जाएगी क्योंकि मेरी डिमांड मैं कम करूँगी. पूरी इकोनॉमी अब कम डिमांड करेगी. तो इस तरीके से इन्फ्लेशन के टाइम पे फिस्कल पॉलिसीज जो होती हैं उसमें एक्सपेंडिचर कम कर देना और टैक्सेस बढ़ा देना. तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि जो गवर्नमेंट है वो एक सरप्लस बजट इंट्रोड्यूस करती है. सरप्लस बजट क्या होता है, जहाँ पे आपकी बजटरी रिसीट्स ज़्यादा होती है एंड बजटरी एक्सपेंडिचर कम होता है. एंड इस केस में आप देख सकते हैं आपकी बजटरी रिसीट्स ज़्यादा है क्योंकि टैक्सेस बढ़ गए हैं एंड बजटरी एक्सपेंडिचर कम है क्योंकि खर्चा कम कर दिया गवर्नमेंट ने. तो एक सरप्लस बजट इंट्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट ऐसे सालों में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मॉनेटरी पॉलिसीज़. मॉनेटरी पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंट्रोड्यूस करता है सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने में. जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स डायरेक्टली मनी सप्लाई जो हो रहा है इकोनॉमी में उसको इफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली उसको कम कर देते हैं ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट इंक्रीज इन बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स. जैसे कि कमर्शियल बैंक्स हमें लोन देता है वैसे ही कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से लोन मिलता है. तो जिस रेट पे उनको लोन मिलता है इन द लॉन्ग रन उसको बैंक रेट बोलते हैं. रेपो रेट भी सेम चीज़ होती है, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव्स लोन टू कमर्शियल बैंक्स, लेकिन रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लंबे समय के लिए होता है. तो हमारा मेन कंसर्न अभी क्या है कि इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है भाई, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, हमें डिमांड कम करनी है. कैसे करेंगे? मनी सप्लाई कम करके. मनी सप्लाई कैसे कम करी जाएगी? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दो. जिस इंटरेस्ट पे हम लोन ले रहे हैं अगर वो बढ़ जाएगा तो हम जितने लोन ले रहे हैं अभी, अगर मैं इतना लोन ले रही हूँ तो अब इंटरेस्ट बढ़ गया तो मैं कम लोन लेने लगूंगी. क्यों? अब ये इंटरेस्ट कैसे बढ़ा? ये इंटरेस्ट बढ़ा बैंक रेट और रेपो रेट के बढ़ने की वजह से. मतलब अगर सेंट्रल बैंक को जिस रेट पे लोन कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से जिस रेट पे लोन मिल रहा है वो बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पब्लिक को जो कमर्शियल बैंक जिस रेट पे लोन दे रहा है वो भी तो बढ़ेगा. तो अगर हमें मनी सप्लाई कम करनी है, सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई कम करनी है एक्चुअली, तो वो बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा देगा ताकि इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ जाए. अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस डिपॉजिट्स और फंड्स विद द सेंट्रल बैंक. मतलब कि ये उल्टा होता है बैंक रेट रेपो रेट का. इसमें क्या होता है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को इंटरेस्ट देती है अपने डिपॉजिट्स उनके पास रखने के लिए. कमर्शियल सेंट्रल बैंक बोलती है कि आपके पास जो सरप्लस डिपॉजिट्स है, फंड्स है, आप हमारे साथ रख दो, हमें दे दो, हमें डिपॉजिट कर दो और हम आपको इंटरेस्ट देंगे. अब अगर सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो डेफिनेटली जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको लगेगा कि हम और ज़्यादा फंड्स डिपॉजिट करते हैं सेंट्रल बैंक्स के साथ क्योंकि ये हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दे रही है. तो इट बिकम्स अ ल्यूक्रेटिव ऑप्शन फॉर देम. वो सोचते हैं कि हम पब्लिक को लोन देने से बढ़िया अपने जो सरप्लस डिपॉजिट्स हैं वो सेंट्रल बैंक को दे देते हैं क्योंकि उधर से भी हमें काफ़ी ज़्यादा हाई रेट्स मिल रहे हैं. तो क्या करती है इस सिचुएशन में RBI ने क्या किया? रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया. अब इससे क्या हेल्प हुई? अगर वो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाते हैं तो कमर्शियल बैंक्स अपना जो भी सरप्लस फंड है उनके साथ पार्क कर देते हैं, उनके साथ डिपॉजिट कर देते हैं. तो अब डेफिनेटली उनके पास जो बचे वो कम रहे, डिपॉजिट्स अब उनके पास कम है पब्लिक को देने के लिए, तो क्रेडिट वैसे ही कम हो जाता है जो हम पब्लिक को दे रहे हैं. तो मनी सप्लाई कम हो गई, प्रॉब्लम सॉल्व्ड. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट. ये चीज़ भी RBI ही करता है. इफ़ यू रिमेंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक इज दैट इट एक्ट्स एज एन एजेंट of the government. So how does it act as an agent?
वो एजेंट इसलिए एक्ट करते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसकी बाइंग सेलिंग का काम भी वही करता है। तो अब अगर एक्सेस डिमांड है, अगर इन्फ्लेशन है, अगर मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, हमें कम करना है, तो वो क्या करेगा, वो जो सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, आरबीआई जो क्या करता है वो बेच देता है उसको। तो अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सेल करेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि पब्लिक एंड कमर्शियल बैंक्स उसे खरीदेंगे। अब खरीदने के लिए चाहिए पैसा, तो अगर पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स अपना पैसा दे देंगे आरबीआई को ताकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद सके, तो उनके पास बचा हुआ पैसा कम होगा। कमर्शियल बैंक्स के पास जो रिमेनिंग उनके पास फंड्स होंगे वो कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वो कम क्रेडिट दे पाएगी पब्लिक को। तो इससे अगेन मनी सप्लाई कम हो गई, एक्सेस डिमांड प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लास्ट इंस्ट्रूमेंट of credit control by RBI quantitative is LRR, legal reserve requirements. LRR is equal to CRR plus SLR. मतलब legal reserve requirement is equal to cash reserve ratio plus statutory liquidity ratio. Cash reserve ratio क्या होता है? Cash reserve ratio refers to the minimum percentage of net time and demand deposits जो कि कमर्शियल बैंक्स को मेंटेन करके रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक। तो जो मिनिमम परसेंटेज है अपने डिपॉजिट्स का विच इन द फॉर्म ऑफ कैश कमर्शियल बैंक्स को डिपॉजिट करके रखना पड़ता है विद द सेंट्रल बैंक इज नोन एज CRR। एंड SLR क्या होता है? SLR is statutory liquidity ratio. It refers to the minimum percentage of net time and demand deposits जो कि कमर्शियल बैंक्स को इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स अपने साथ मेंटेन करके रखना पड़ता है। मिनिमम परसेंटेज CRR was to be maintained with the central bank with the RBI, लेकिन SLR कमर्शियल बैंक्स को अपने पास ही रखने होते हैं मिनिमम डिपॉजिट्स। तो अगर RBI ये LRR बढ़ा दे, अगर RBI CRR और SLR ये सारे के रेट्स बढ़ा दे, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि वो कम लोन, कम क्रेडिट दे पाएंगे पब्लिक को, क्योंकि उनको ज़्यादा पहले अगर 10% उनको डिपॉजिट्स मेंटेन करके रखने पड़ते थे, अब 20% मेंटेन करके रखने पड़ रहे हैं, तो अब वो सिर्फ 80% बचे हुए एज क्रेडिट दे पा रहे हैं। पहले वो 90% दे पा रहे थे, तो कम हो गया, मनी सप्लाई कम हो गई, डिमांड भी कम हो जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहला मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इज द डिफरेंस बिटवीन द लोन जो हम ले रहे हैं एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज दैट वी आर ऑफरिंग अगेंस्ट द लोन। मतलब कि जो डिफरेंस होता है, जो हम लोन ले रहे हैं एंड जो हम कोलैटरल दे रहे हैं, जो हम सिक्योरिटी गिरवी रखवा रहे हैं विद द बैंक, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि अगर मैं 1 लाख का लोन ले रही हूँ, तो जो बैंक होता है, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो उसके बदले में आपसे एक सिक्योरिटी भी लेते हैं। तो वो सिक्योरिटी की वैल्यू वो एग्जैक्टली 1 लाख नहीं होती है, वो 1,50,000 या 2 लाख होती है, ताकि वो मार्केट में फ्यूचर में कभी बेचे तो उनका मनी रिकवर हो जाए। ठीक है, तो दैट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। तो अगर हमें मनी सप्लाई कम करनी है, आरबीआई को मनी सप्लाई कम करनी है, तो क्या करेगा, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देगा। ठीक है, पहले मुझे 1 लाख के लोन के लिए 1,50,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी थी, अब मुझे 1 लाख के लोन के लिए 2 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ी है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब आई विल बी डिस्करेज्ड टू टेक लोन्स। पहले तो आई वाज लाइक ठीक है 1,50,000 का डिपॉजिट कर देंगे, वो बढ़ के 2 लाख हो गया। नाउ व्हाट इज दिस थिंग, मैं लोन लेने से थोड़ा कतराऊंगी या थोड़ा कम लोन लूंगी। सो इस तरीके से हम डिस्करेज हो गए क्रेडिट लेने से, तो डेफिनेटली मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दूसरा इज मोरल सुएशन। ना मोरल सुएशन होती है प्रेशर और परसुएशन की टैक्टिक जो कि आरबीआई अपनाता है। इसमें वो ना इनडायरेक्टली हिंट करने की कोशिश करता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप लोग क्रेडिट थोड़ा कम लो। इट इज़ एन एडवाइस जो कि वो देता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप डिस्करेज करो क्रेडिट देना अभी फ़िलहाल, क्योंकि एक्सेस डिमांड है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, मनी सप्लाई पहले से ही बहुत ज़्यादा हो रखा है, हमें कम करना है, तुम्हारी मदद करो। तो इस तरीके से वो स्पीचेस एंड रिपोर्ट्स के द्वारा, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, इन सब के थ्रू कमर्शियल बैंक्स को अवेयर करने की कोशिश करते हैं दैट दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, प्लीज़ हेल्प अस। लास्ट इज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और क्रेडिट राशनिंग। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ये बोलता है कि दीज आर द सेक्टर्स दैट वी हैव इन आवर इकोनॉमी एंड ये हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स. अब इधर पे क्रेडिट को डायरेक्ट करो, इधर पे क्रेडिट ज़्यादा दो, एंड कुछ नॉन प्रायोरिटी सेक्टर्स है उधर पे थोड़ा सा लिमिट कर दो. सर्टेन पर्पसेस के लिए आप पहले क्रेडिट दे रहे थे जितना, अब उतना मत दो, कम कर दो. मनी सप्लाई पहले से ही बढ़ा हुआ है, सो वी हैव टू गिव क्रेडिट मोर जुडिशियसली. ठीक है, एक लिमिट में देना. तो वो क्या करता है, वो बोलते हैं, आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करो, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में क्रेडिट राशनिंग इंट्रोड्यूस करो. दिस इज बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी. आप देख सकते हो कुछ सेक्टर्स को दो, कुछ को मत दो, इसलिए क्योंकि पहले से मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है, हम चाहते हैं कम हो. तो ये करना पड़ता है आरबीआई को, डायरेक्ट करना पड़ता है इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स को कि वो ये करें. सो दीज आर द मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड.